पायलट ने उड़ान के दौरान बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें मूंदी थीं, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि विमान अपनी निर्धारित उड़ान मार्ग से भटककर सीधे प्रशांत महासागर के ऊपर पहुंच चुका था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि विमान का ईंधन लगभग खत्म होने वाला था। घबराकर उसने तुरंत नेविगेशन उपकरण निकाला और अपनी स्थिति का अनुमान लगाया। गणना करने के बाद पता चला कि वे अपने रास्ते से बहुत दूर निकल चुके हैं और इस समय प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद हैं। यह खबर इतनी भयावह थी कि कप्तान अपने पीछे बैठे दोनों साथियों को सच बताने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। स्थिति को संभालने के लिए उसने तुरंत कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रेडियो चालू किया उसे एहसास हुआ कि संचार पूरी तरह ठप हो चुका है। हालात बिगड़ते देख उसने बिना समय गंवाए विमान में मौजूद सभी बम समुद्र में गिरा दिए ताकि वजन कम हो सके। फिर उसने विमान की दिशा बदलकर किसी भी तरह रेडियो सिग्नल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। टावर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। अब कप्तान के पास सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने दोनों साथियों को सारी बात बता दी और आदेश दिया कि वे तुरंत अपना सामान समेट लें और समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी करें। दोनों सैनिकों ने फौरन आदेश का पालन किया। कुछ ही देर बाद विमान सफलतापूर्वक समुद्र की सतह पर उतर गया, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान का ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा और साफ था कि कुछ ही मिनटों में विमान समुद्र की गहराइयों में समा जाएगा। कप्तान तुरंत कॉकपिट से बाहर निकला और तेजी से लाइफ राफ्ट निकालकर उसे फुलाने लगा। उसने अपने साथियों को भी मदद के लिए आवाज दी, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा उसका दिल बैठ गया। दोनों साथी और विमान का पिछला हिस्सा पहले ही पानी में डूब चुके थे। सौभाग्य से संकट की उस घड़ी में दोनों सैनिकों ने अपने सीट बेल्ट खोल ली और किसी तरह विमान से बाहर निकलने में सफल रहे। हालांकि उनका सारा राशन, पीने का पानी और बाकी जरूरी सामान विमान के साथ समुद्र की गहराइयों में खो गया। जब दोनों तैरकर सतह पर लौटे तो उन्होंने एक और मुसीबत देखी। कप्तान ने घबराहट में लाइफ राफ्ट उल्टा खोल दिया था। अब तीनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और काफी मशक्कत के बाद राफ्ट को सीधा किया। थककर चूर हो चुके तीनों किसी तरह उस पर चढ़ गए, लेकिन राफ्ट इतनी छोटी थी कि वे आराम से बैठ भी नहीं सकते थे। उन्हें एक दूसरे से सटकर लगभग खड़े होने जैसी स्थिति में रहना पड़ा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उनकी जिंदगी के सबसे भयावह और अविस्मरणीय दिन बनने वाले हैं। रात होते ही समुद्र का मौसम बेहद ठंडा हो गया। तीनों के कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और ठंडी हवाएं उनके शरीर को कांपने पर मजबूर कर रही थीं। ठंड से बचने के लिए वे एक दूसरे के पास सिमटकर बैठ गए। अत्यधिक थकान के कारण कुछ ही देर में उनकी आंख लग गई और वे सुबह तक सोते रहे। अगली सुबह जब उनकी नींद खुली तो उनमें से दो लोग बिल्कुल बेफिक्र दिखाई दिए। वे अपनी हालत को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे, बल्कि समय बिताने के लिए छोटे छोटे खेल खेलने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जल्द ही उनका मुख्यालय खोजी दल भेजेगा और उन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह जानता था कि प्रशांत महासागर दुनिया के सबसे विशाल और खतरनाक महासागरों में से एक है। चारों ओर अनगिनत अज्ञात खतरे मौजूद थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास न तो खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए पानी। शुरुआत में दोनों जवानों ने इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। वे पूरे उत्साह के साथ बचाव दल का इंतजार करते रहे, लेकिन दोपहर तक कोई जहाज, कोई विमान, यहाँ तक कि किसी इंसान का कोई निशान तक दिखाई नहीं दिया। अब उन्हें एहसास होने लगा कि बचाए जाने की संभावना बेहद कम है। कुछ समय बाद सूरज सिर पर आग बरसाने लगा। तेज गर्मी और लगातार प्यास के कारण उनके गले सूखने लगे। पसीना लगातार बह रहा था। मजबूर होकर उन्होंने अपने कपड़े उतारकर सिर पर डाल लिए ताकि धूप से कुछ राहत मिल सके। इसी दौरान एक जवान ने समय बिताने और शायद भोजन की तलाश में समुद्र में उतरने का फैसला किया। उसने एक अस्थायी कांटा बनाकर पानी में डाल दिया और उम्मीद करने लगा कि शायद कोई मछली फंस जाए। यह देखकर कप्तान ने उसे अपनी एक शर्ट देते हुए कहा कि धूप से खुद को बचाए रखो। दूसरा जवान भी समुद्र में तैरने जाना चाहता था, लेकिन कप्तान ने उसे सख्ती से रोक दिया। उसने समझाया कि समुद्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए कम से कम 2 लोगों का नाव पर रहना जरूरी है। इसके अलावा इन पानियों में खतरनाक शार्क भी हो सकती हैं। जैसे ही कप्तान ने यह बात कही, पानी में तैर रहा जवान अचानक सतर्क हो गया। उसे महसूस हुआ कि पानी के नीचे कोई चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने पूरी ताकत से हाथ पैर चलाए और जितनी जल्दी हो सके वापस राफ्ट तक पहुंच गया। सभी की सुरक्षा के लिए कप्तान ने आदेश दिया कि अब कोई भी नाव के किनारे के पास नहीं जाएगा ताकि पानी में मौजूद शार्क उनका पीछा न कर सके। दिन बीतते गए और देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में उनके गले से पानी की एक बूंद तक नहीं उतरी थी। प्यास अब असहनीय हो चुकी थी। आखिरकार कप्तान ने ऐसा काम किया
जिसे देखकर उसके साथी स्तब्ध रह गए। उसने अपना जूता उठाया और उसमें अपना ही मूत्र भर लिया। जॉन ये देखकर हैरान रह गया। सर, आप मजाक कर रहे हैं क्या? लेकिन कप्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जूते को होंठों से लगाया और एक ही सांस में सारा मूत्र पी गया। यह दृश्य देखकर जॉन को उल्टी आने लगी, लेकिन बाद में उसे कप्तान की मजबूरी समझ आने वाली थी। फिलहाल सबसे जरूरी काम जमीन ढूंढना था। कप्तान के अनुमान के अनुसार सबसे नजदीकी द्वीप लगभग 600 मील दूर था। अनुकूल हवाओं के बावजूद वहां पहुंचने में कई हफ्ते लग सकते थे। बिना भोजन और पानी के वे इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन यह सिर्फ अनुमान था। असल दूरी कितनी थी ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि उनके पास अब सही नेविगेशन उपकरण भी नहीं थे। इसी दौरान तीनों को भोजन जुटाने का एक तरीका सूझा। डेविड ने अपनी बंदूक की मैगजीन खोली और उसमें से गोलियां निकाल ली। फिर उसने अंदर लगी धातु की स्प्रिंग निकाली। वह उस स्प्रिंग को मोड़कर मछली पकड़ने का कांटा बनाने लगा। पहले से मौजूद धागे के साथ मिलाकर उसने एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण तैयार कर लिया। लेकिन अभी एक चीज की कमी थी, चारा। तभी चतुर डेविड को अपनी लाल रंग की स्कार्फ याद आई। उसने उसका एक छोटा टुकड़ा फाड़ा। चमकीला लाल रंग दूर से मछलियों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद जॉन ने कांटा समुद्र में फेंक दिया। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही मिनटों में धागे में हलचल होने लगी। लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई है। जॉन और डेविड दोनों मिलकर पूरी ताकत से डोरी खींचने लगे, लेकिन अगले ही पल इतनी जबरदस्त ताकत लगी कि मछली पकड़ने वाली डोरी एक झटके में टूट गई। ऐसा लग रहा था मानो नीचे फंसी मछली उनसे भी ज्यादा भूखी और ताकतवर थी। तीनों यह सोचकर सिहर उठे कि समुद्र की गहराइयों में आखिर कैसा जीव छिपा बैठा है। अब न तो उन्हें मछली मिली थी और ऊपर से झुलसा देने वाली धूप लगातार उनकी ताकत छीन रही थी। कप्तान और डेविड दोनों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें चक्कर आने लगे थे, लेकिन जॉन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह तपती धूप के बीच लगातार मछली पकड़ने की कोशिश करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि बिना भोजन के उनका अंत निश्चित है। जब काफी देर तक कांटे में कोई हलचल नहीं हुई तो भूख से बेहाल जॉन का धैर्य टूट गया। उसने जेब से अपना चाकू निकाला। ये देखकर कप्तान घबरा गया और उसे रोकने दौड़ा। उसे डर था कि कहीं जॉन गलती से लाइफ राफ्ट को ही न फाड़ दे। अगर ऐसा हुआ तो उनके पास बचने का आखिरी सहारा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जॉन ने कहा, अगर हमें खाना नहीं मिला तो वैसे भी हम मरने वाले हैं। इतना कहकर उसने चाकू को कई बार समुद्र के पानी में जोर जोर से घोंपना शुरू कर दिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि चाकू किसी चीज में धंस गया है। कप्तान को लगा कि उसने राफ्ट को नुकसान पहुंचा दिया है और वह गुस्से से भर उठा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। जॉन ने पूरी ताकत लगाकर पानी से एक विशाल शार्क को बाहर खींच लिया। यह दृश्य देखकर बाकी दोनों की आंखें फटी रह गईं, लेकिन वे जल्दी ही संभल गए और तुरंत शार्क को दबोचने में उसकी मदद करने लगे। डेविड ने मौका देखकर चाकू सीधे शार्क के पेट में घोंप दिया। शार्क बुरी तरह तड़पने लगी और बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका सामना 3 ऐसे भूखे इंसानों से हुआ था जो मौत के मुहाने पर खड़े थे। कुछ ही क्षणों में उसकी सारी ताकत जवाब दे गई और वह मर गई। शार्क के मरने के बाद भी तीनों कुछ देर तक अवाक बैठे रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ मिनट पहले तक जो लोग भूख से तड़प रहे थे अब उनके सामने भोजन का पहाड़ पड़ा था। इतना ही नहीं, शार्क के पेट में कई छोटी मछलियां भी थीं जो अभी तक जीवित थीं। जॉन ने बिना देर किए उनमें से एक मछली उठाई और सीधे मुंह में डाल ली। बाकी दोनों ने भी देर नहीं की और कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने पूरी शार्क लगभग खत्म कर दी। हालांकि कप्तान ने समझदारी दिखाते हुए थोड़ा मांस बचा कर रख लिया ताकि भविष्य में उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अपनी खुशी में तीनों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने शार्क का सारा खून और बचा हुआ मांस समुद्र में फेंक दिया। कुछ ही देर बाद दूर दूर से शार्कों के झुंड खून की गंध सूंघते हुए उनकी तरफ आने लगे। अब उनके चारों ओर दर्जनों शार्क मंडरा रही थी। फिर भी स्थिति पूरी तरह निराशाजनक नहीं थी। जब तक वे लाइफ राफ्ट के ऊपर सुरक्षित बैठे रहते और पानी में नहीं उतरते तब तक शार्क उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इस तरह दोनों पक्षों के बीच एक अजीब सा गतिरोध बना रहा। रात होने तक शार्कें अभी भी उनके आसपास घूम रही थीं। अंधेरे में पानी के भीतर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जॉन को लगा कि शायद शार्क अब जा चुकी हैं। उसने अपना चेहरा धोने के लिए हाथ समुद्र के पानी में डाला, लेकिन अगले ही सेकंड एक शार्क ने उसका हाथ जकड़ लिया। जॉन दर्द से चीख उठा। सौभाग्य से उसने समय रहते अपना हाथ छोड़ा लिया, लेकिन उसकी हथेली में कई गहरे घाव हो चुके थे और जगह जगह से खून बहने लगा। मौजूदा परिस्थितियों में वे बस उसका साधारण उपचार ही कर सकते थे। किसी तरह कपड़े फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधी गई। सुबह होते होते शार्कों का झुंड धीरे धीरे वहां से हटने लगा। अब उन्हें समुद्र में फंसे हुए 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों में उन्होंने एक बूंद ताजा पानी नहीं पिया था। डेविड की हालत सबसे खराब हो चुकी थी। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने हथेलियों में समुद्र का पानी भरा और सोचने लगा कि अगर थोड़ा सा
पी लिया जाए तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन कप्तान ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने समझाया कि समुद्र का खारा पानी प्यास बुझाने के बजाय शरीर को और तेजी से निर्जलित करता है, उसे पीने से मौत और जल्दी आ सकती है। तीनों अब बस किसी तरह जमीन देखने की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें सपना आने लगा था कि कहीं कोई छोटा सा द्वीप दिख जाए और वहाँ उन्हें मीठा पानी मिल जाए, लेकिन उनके पास कोई नक्शा नहीं था, इसलिए यह पता लगाना असंभव था कि निकटतम द्वीप किस दिशा में है। तभी अचानक कप्तान जोर से चिल्लाया। उसके दोनों साथी घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद उसकी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन कप्तान खुशी से अपनी जेब से एक छोटी सी पेंसिल निकाल रहा था। दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि इस हालत में एक पेंसिल किस काम की हो सकती है। उन्हें पानी और भोजन चाहिए था, पेंसिल नहीं। लेकिन कप्तान की सोच अलग थी। उसने बताया कि पेंसिल की मदद से वह नक्शा बना सकता है। फिर उसने अपने ज्ञान और उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक अस्थायी समुद्री नक्शा तैयार करना शुरू किया। काफी गणनाओं के बाद उसने अनुमान लगाया कि वे इस समय कहां मौजूद हैं। नक्शे के अनुसार उनके वर्तमान स्थान से दक्षिण पश्चिम दिशा में द्वीपों का एक समूह था। सबसे अच्छी बात यह थी कि वे द्वीप मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में थे। कप्तान ने कहा, अगर हम वहां पहुंच गए तो जापानियों के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे और हमारे बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन एक नई समस्या उनके सामने खड़ी थी। बिना हवा के लाइफ राफ्ट आगे नहीं बढ़ सकती थी, और अगर हवा गलत दिशा से आती तो वे लक्ष्य से और दूर चले जाते। कुछ देर सोचने के बाद कप्तान को एक उपाय सूझा। उसने जॉन को राफ्ट की रस्सियां निकालने को कहा। फिर डेविड से तारों का एक ढांचा बनवाया। उसके बाद उन्होंने उसे लाइफ जैकेट के साथ जोड़ दिया और रस्सियों से बांध दिया। इस तरह उन्होंने एक अस्थायी समुद्री एंकर तैयार कर लिया। अब वे हवा की दिशा तो नियंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन राफ्ट की दिशा जरूर बदल सकते थे। यदि वे लगातार हवा पर नजर रखते और एंकर को सही ढंग से समायोजित करते तो गलत दिशा में बहने से बच सकते थे। कप्तान ने अनुमान लगाया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे लगभग 10 दिनों में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह सुनकर तीनों के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की झलक दिखाई दी, लेकिन एक शर्त थी। उन्हें तब तक जीवित रहना होगा। 5 दिनों से पानी न पीने के कारण उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। समुद्र में भोजन की कमी से ज्यादा खतरनाक मीठे पानी की कमी होती है। यही वजह थी कि वे पायलट, जो कभी भगवान में विश्वास नहीं करते थे, अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। तीनों पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर से दया की भीख मांगने लगे। उन्हें विश्वास था कि अगर उनकी प्रार्थना सच्ची हुई तो ऊपर वाला जरूर उनकी मदद करेगा। लेकिन पूरा दिन बीत गया और आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरी। निराश होकर वे फिर सो गए ताकि भूख और प्यास की पीड़ा कुछ देर के लिए भूल सके। तभी रात में डेविड को महसूस हुआ कि उसके सिर पर कुछ गिरा है। पहले उसे भ्रम लगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह पानी की बूंद थी। बारिश। कुछ ही क्षणों बाद मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खुशी से पागल होकर वे कपड़े फैलाकर बारिश का पानी इकट्ठा करने लगे। फिर उन कपड़ों को निचोड़कर एक एक बूंद अपने मुंह में डालने लगे। कई दिनों बाद उनके शरीर को पानी मिला था। वे पानी को इतनी लालच से पी रहे थे मानो जीवन खुद आसमान से बरस रहा हो। अगली सुबह उनकी हालत काफी बेहतर थी। उन्होंने सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद किया। कम से कम फिलहाल पानी की समस्या हल हो चुकी थी, लेकिन भोजन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। शार्क खाने के बाद से जॉन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। हालांकि बारिश समय समय पर होती रहती थी और उन्हें जीवित रखे हुए थी। समुद्र के ऊपर डूबते सूरज का दृश्य बेहद सुंदर होता था, लेकिन तीनों के पास उसकी सुंदरता निहारने का समय नहीं था। लंबे समय से भूखे रहने के कारण उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। धीरे धीरे तीनों को अजीब अजीब भ्रम दिखाई देने लगे और उन्हें महसूस होने लगा कि भूख, प्यास और लगातार संघर्ष के बीच उन्हें बार बार ऐसा महसूस होने लगा था कि सामने कहीं कोई द्वीप दिखाई दे रहा है। लेकिन हर बार जब वे ध्यान से देखते तो वहां केवल अनंत तक फैला नीला महासागर ही नजर आता। यह सिर्फ उनकी थकी हुई आंखों और कमजोर होते दिमाग का भ्रम था। अब उन्हें समुद्र में फंसे हुए 15 दिन हो चुके थे। एक दिन जॉन ने कांपती हुई आवाज में डेविड से उसकी बंदूक मांगी। बंदूक हाथ में लेने के बाद वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे धीरे उसे उठाया और कप्तान की तरफ निशाना साध दिया। कप्तान को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसी समय अचानक दूर समुद्र के ऊपर एक बड़ा पक्षी दिखाई दिया। वह एक विशाल अल्बाट्रॉस था। इतने दिनों बाद पहली बार उन्हें कोई जीव दिखाई दिया था जिसे भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसे ही पक्षी पानी की सतह के पास आया, जॉन ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने फिर उनका साथ नहीं दिया। बंदूक बीच में ही जाम हो गई। गोली नहीं चली, लेकिन आवाज और हलचल से पक्षी घबरा गया। कप्तान ने मौका गंवाना नहीं चाहा और तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी। वह तेजी से तैरते हुए अल्बाट्रॉस की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में वह पक्षी तक पहुंच गया और उसे पकड़ लिया। लेकिन तभी समुद्र की गहराई से एक विशाल शार्क उसकी ओर बढ़ने लगी। राफ्ट पर बैठे दोनों साथी घबरा उठे। अगर बंदूक काम कर रही होती तो शायद वे शार्क को मार सकते थे, लेकिन अब उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने पूरी ताकत से राफ्ट को कप्तान की दिशा में धकेलना शुरू कर दिया। शार्क तेजी से कप्तान के करीब पहुंच रही थी। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि अब उसका बचना असंभव है, लेकिन आखिरी समय पर दोनों साथी उसके पास पहुंच गए और उसे पकड़कर राफ्ट पर खींच लिया।
लिया। तीनों ने राहत की सांस ली। अगर बंदूक जाम न हुई होती तो शायद वे उस विशाल शार्क को भी मार सकते थे। इतनी बड़ी शार्क उन्हें पूरे दिन का भोजन दे सकती थी। हालांकि शार्क हाथ से निकल गई, लेकिन उनके पास अब अल्बाट्रॉस था। इतने दिनों बाद उन्हें कुछ नया खाने को मिलने वाला था। पक्षी को देखकर जॉन के मन में अचानक एक उम्मीद जगी। उसने उत्साहित होकर कहा, अगर यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं तो इसका मतलब जमीन ज्यादा दूर नहीं होगी। लेकिन कप्तान ने तुरंत उसकी उम्मीद तोड़ दी। उसने समझाया कि यह साधारण पक्षी नहीं बल्कि अल्बाट्रॉस है। यह हजारों मील तक बिना रुके उड़ सकता है। यह सुनते ही दोनों साथियों का उत्साह फिर से खत्म हो गया। उनके सामने फिर वही सवाल खड़ा था, आखिर जमीन कब दिखाई देगी? समय बीतता गया और अब उन्हें समुद्र में फंसे हुए 20 दिन हो चुके थे। एक सुबह कप्तान की आंख खुली तो उसने देखा कि दोनों साथी सो रहे हैं। वह गुस्से से भर गया। उसने तुरंत सीटी बजाकर दोनों को जगा दिया। कप्तान जानता था कि अगर किसी समय कोई द्वीप नजर आ गया और वे सोते रह गए तो शायद बचने का एकमात्र मौका भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इस बार जॉन का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से में बोला, आप हर समय हमें आदेश देते रहते हैं। आपने कहा था कि 10 दिनों में हम द्वीप तक पहुंच जाएंगे। अब 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। फिर उसने कप्तान के बनाए नक्शे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आखिर आपको इतना यकीन कैसे था कि वहाँ कोई द्वीप है? कप्तान ने तुरंत जवाब दिया कि वह नक्शा उसके दिमाग में वर्षों से बसा हुआ है। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी गणना में 10% से ज्यादा गलती नहीं हो सकती। उसने कहा कि यह एक साधारण नेविगेशन पद्धति है। लेकिन जॉन इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, इस पद्धति के लिए सबसे जरूरी चीज यह जानना है कि यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन हमारा विमान तो पहले ही रास्ता भटक चुका था। हमें यह तक नहीं पता कि समुद्र में गिरते समय हम किस स्थान पर थे। जॉन की बात बिल्कुल सही थी। वह आगे बोला, जब शुरुआती स्थान ही नहीं पता था तो आपकी सारी गणनाएं सिर्फ याददाश्त के आधार पर थीं और हमारे पास कंपास भी नहीं था। फिर आपने दिशा कैसे तय की? कप्तान के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। जॉन के सवालों ने उसे पूरी तरह निरुत्तर कर दिया। फिर जॉन को अचानक एक और बात याद आई। उसने पूछा, जब हम विमान में थे डेविड आपको लगातार आवाज दे रहा था लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे थे। उस समय आखिर हुआ क्या था? कुछ देर तक कप्तान चुप रहा। फिर उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, कॉकपिट में बहुत गर्मी थी, मैं कुछ देर के लिए सो गया था। ये सुनते ही दोनों साथी स्तब्ध रह गए। कप्तान ने स्वीकार किया कि उसी छोटी सी गलती के कारण विमान निर्धारित मोड़ से आगे निकल गया था। फिर वह गलत दिशा में चला गया और दुश्मन के इलाके में पहुंच गया। वह अपने अपराध बोध से पहले ही टूट चुका था। उसने दोनों से दिल से माफी मांगी। हालांकि दोनों के मन में अभी भी नाराजगी थी, लेकिन वे जानते थे कि अब इस बात पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वह हो चुका था। अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य जीवित रहकर घर लौटना था। उनके शरीर दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। कुछ देर बाद जॉन ने कप्तान को वही नक्शा वापस थमाया और कहा, चलो मिलकर घर लौटने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि समुद्र में हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। राफ्ट लगभग स्थिर हो चुकी थी। तभी कप्तान की नजर अपने पुराने जूतों पर पड़ी। उसे एक नया विचार आया। उसने चाकू से जूतों को काटकर उनके सिर्फ तलवे अलग कर ली। फिर उन्हें अस्थायी चप्पुओं की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने कहा, अगर प्रकृति हमारी मदद नहीं करेगी तो हमें अपनी ताकत के सहारे आगे बढ़ना होगा। तीनों ने पूरी मेहनत से राफ्ट चलानी शुरू कर दी, लेकिन वे समुद्र की असली शक्ति को कम आंक बैठे थे। उन्होंने लगातार 10 दिन तक चप्पू चलाए, फिर भी कहीं कोई द्वीप दिखाई नहीं दिया। इस दौरान सूरज ने उनके शरीर को बुरी तरह झुलसा दिया। उनकी त्वचा जगह जगह से फटने लगी। शरीर पर दर्दनाक फफोले उभर आए। प्यास और नमक के कारण उनके होंठ कई जगह से फट चुके थे। हर सांस के साथ दर्द महसूस होता था। अब उन्हें जिंदा रखने वाली एकमात्र चीज थी अपने परिवारों की याद। उन्हें अपनी पत्नियां याद आती थीं, जो घर पर उनके लौटने का इंतजार कर रही थीं। इसी उम्मीद के सहारे वे हर दिन काट रहे थे। कुछ समय बाद आसमान में फिर बादल छा गए। बारिश शुरू हुई तो तीनों ने पहले की तरह कपड़ों में पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। बारिश अचानक रुक गई। फिर कुछ मिनट बाद आसमान और ज्यादा काला हो गया। घने बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया। अगले ही पल चारों तरफ बिजली चमकने लगी और भयानक गर्जना सुनाई देने लगी। कप्तान तुरंत समझ गया कि यह सामान्य बारिश नहीं है। प्रशांत महासागर का एक भीषण तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों में विशाल लहरें उठने लगी। हर लहर पहले वाली से बड़ी थी। उनकी छोटी सी राफ्ट उन लहरों के सामने खिलौने जैसी लग रही थी। फिर अचानक एक विशाल लहर पहाड़ की तरह उनकी ओर बढ़ी। उसके सामने उनका बचना असंभव लग रहा था। अगले ही पल वह लहर सीधे राफ्ट से टकराई और उसे पलट दिया। तीनों आदमी समुद्र में जा गिरे। कुछ देर बाद कप्तान और जॉन किसी तरह सतह पर वापस आ गए, लेकिन डेविड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों घबराकर उसे ढूंढने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। आखिरकार उन्हें पता चला कि डेविड भी बच गया है। वह राफ्ट की दूसरी तरफ चिपका हुआ था। जब तीनों फिर मिले तो उन्होंने राहत की सांस ली और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। समुद्र उन्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी जीने की इच्छा अभी भी बाकी थी। तीनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और पलटी हुई राफ्ट को दोबारा सीधा कर दिया। कप्तान ने उसे मजबूती से पकड़े रखा और पहले अपने दोनों साथियों को चढ़ने में मदद की। जब वे सुरक्षित हो गए तब वह खुद धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। इसके बाद तीनों एक दूसरे से सटकर बैठ गए और पूरी रात तूफानी लहरों का सामना करते रहे। कप्तान मन ही मन सोच रहा था कि इतने दिनों से उनके वापस न लौटने पर
बेस कैंप में जरूर। अब उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि खड़े होना तो दूर, ठीक से बैठ पाना भी मुश्किल हो गया था। कई हफ्तों की भूख, प्यास, धूप और तूफानों ने उनके शरीर की सारी ताकत निचोड़ ली थी। कप्तान ने पास पड़े डेविड की ओर देखा। वह बिल्कुल निश्चल पड़ा हुआ था। चिंतित होकर कप्तान ने अपने पैर से उसे हल्के से छुआ, लेकिन डेविड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये देखकर कप्तान का दिल बैठ गया। उसे डर हुआ कि कहीं डेविड ने दम तो नहीं तोड़ दिया। उसने तुरंत जॉन को जगाया, जो थकान के कारण गहरी नींद में था। दोनों घबराकर डेविड को देखने लगे। कुछ क्षणों के लिए उन्हें सचमुच लगा कि उनका साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तभी अचानक डेविड ने धीमी आवाज में कुछ कहा। यह सुनते ही कप्तान ने राहत की लंबी सांस ली। इतने दिनों के संघर्ष के बाद वे तीनों एक परिवार की तरह बन चुके थे। कप्तान के मन में केवल एक ही बात थी, अगर जिएंगे तो तीनों साथ जिएंगे, और अगर मरेंगे तो भी तीनों साथ मरेंगे। किसी एक को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। उसी समय अचानक जॉन की नजर दूर क्षितिज पर पड़ी। उसे कुछ अलग सा दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद यह फिर कोई भ्रम है, जैसा पिछले कई दिनों से होता आ रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। दूर समुद्र के बीचों बीच उसे हरे रंग का एक बड़ा सा धब्बा दिखाई दे रहा था। जॉन की आवाज उत्साह से कांपने लगी। उसने तुरंत दोनों साथियों को इशारा किया। कप्तान और डेविड ने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल उनकी आंखें खुशी से भर गईं। उनके सामने सचमुच एक द्वीप था। यह कोई भ्रम नहीं था, वह वास्तविक था। इतने दिनों की पीड़ा, संघर्ष और मौत से लगातार लड़ने के बाद आखिरकार उन्हें जमीन दिखाई दे गई थी। तीनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। वे एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आंखों में आंसू थे। पिछले कई हफ्तों में उन्होंने जो कुछ झेला था, उसे शायद दुनिया का कोई दूसरा इंसान पूरी तरह समझ नहीं सकता था। भूख, प्यास, शार्कों का खतरा, जलती धूप, भयंकर तूफान, टूटती उम्मीदें और मौत का लगातार मंडराता साया, इन सब के बावजूद वे हार नहीं माने थे। अब मंजिल उनकी आंखों के सामने थी। इसके बाद तीनों ने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा की और हाथों से राफ्ट को आगे बढ़ाने लगे। उन्हें बस किसी भी तरह उस द्वीप तक पहुंचना था, मानो स्वयं समुद्र भी उनकी जिजीविषा के आगे झुक गया हो। कुछ ही देर बाद एक मध्यम आकार की लहर उनकी ओर आई। इस बार वह विनाश लेकर नहीं, बल्कि जीवन लेकर आई थी। लहर ने उनकी लाइफ राफ्ट को उठाया और धीरे धीरे किनारे की ओर धकेल दिया। अंततः तीनों सुरक्षित रूप से द्वीप के तट पर पहुंच गए। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, वे भावुक हो उठे। कई हफ्तों तक समुद्र में भटकने के बाद उन्हें पहली बार ठोस धरती का एहसास हुआ। उस पल उन्हें समझ आया कि जमीन कितनी कीमती होती है। रेत का वह छोटा सा टुकड़ा उन्हें किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी नजर दूर एक चौकी पर पड़ी। वहां एक सैन्य चौकी मौजूद थी। यह दृश्य देखते ही उनके चेहरों पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यह मित्र राष्ट्रों का इलाका था। इसका मतलब था कि उनकी मौत से लड़ाई आखिरकार खत्म हो चुकी थी। अब वे बच चुके थे। रवाना होने से पहले तीनों ने उस छोटी सी लाइफ राफ्ट की ओर आखिरी बार देखा। यही वह नाव थी जिसने उन्हें समुद्र के बीच मौत के मुंह से निकालकर यहाँ तक पहुंचाया था। उनके मन में उसके लिए एक अजीब सा सम्मान और लगाव पैदा हो गया था। कुछ क्षणों तक वे उसे देखते रहे, मानो किसी पुराने साथी को विदा कर रहे हों। फिर तीनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चौकी की ओर चल पड़े। उनके कमजोर शरीर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इस बार हर कदम उन्हें जीवन की ओर ले जा रहा था। और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।